सबसे पहले तो मैं वहाँ का जवाब दूंगी कि 4:30 बजे वहाँ से क्या करें। एक्चुअली मैं सबसे पहले तो सर सबसे पहले स्वागत है आपका। जो आज कुमाऊं कुमाऊं न्यूज ने जो ये आज प्रोग्राम किया है, अवार्ड फंक्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? और देश विदेश से लोग अवार्डी बन के आ रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आज? सबसे पहले तो धन्यवाद। आप सबने इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी इसके लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे स्पोर्ट्समैन हो, चाहे कोई भी अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहा हो, मुझे ऐसा लगता है कि उसको प्रोत्साहन की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि वो मेहनत करता है तो कहीं ना एक बारी पे एक लेवल पर आकर सेल्फ डाउट होता ही है यार, कि मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, क्या कैसा काम कर रहा हूँ, अच्छा है बुरा है। तो जब ऐसे अवार्ड्स होते हैं, जब ऐसे शोज होते हैं, तो ऐसे इवेंट्स होते हैं, तो ऐसे लोगों को जब सम्मानित किया जाता है तो मुझे लगता है उनके अंदर एक अलग सी ऊर्जा भरती है, और जिससे वो और प्रोत्साहित होते हैं और ऐसे अच्छे कार्य करते रहते हैं, और भी लोग उनके साथ जुड़ते रहते हैं। वो एक शेर है कि मैं अकेला चला था, लोग मिलते रहे, कारवां बढ़ता गया। तो वही चीज़ है, और इसके लिए मैं प्रदीप फुटेला जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि ऐसे इवेंट करने के लिए भी दम चाहिए, और ऐसे प्रतिभाओं को ढूंढ ढूंढ के निकाल कर उनको अवार्ड देना, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। सर, आप एड फिल्म से शुरुआत करके और अब एक मुख्य किरदार में बड़ी फिल्म में बड़े पर्दे पर आप नजर आ रहे हैं, तो इस पूरी यात्रा को आप किस तरीके से देखते हैं और कितना अपने आप को सफल पाते हैं? देखिए, सफलता और असफलता ना, ये मैं नहीं आंकलन कर सकता। इसका आंकलन करेगी आने वाली पीढ़ी कि इस बंदे ने उस टाइम पे कैसा काम किया था। ये अगर हम आंकलन करने बैठ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम कोई आगे का कार्य कर पाएंगे, क्योंकि हम संतुष्ट हो जाएंगे कि यार ये मैंने अच्छा काम कर लिया, बस अब संतुष्ट हो गया हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो स्ट्रगल जो मैंने बिताई है, जो मेरी रही है, इससे ज़्यादा लोगों ने स्ट्रगल किया है, और इतनी जल्दी उनको इतना अच्छा मौकाम नहीं मिला है। मैं खुशकिस्मत मानता हूँ अपने आप को। आप सब ने इतना प्यार दिया, माता पिता का आशीर्वाद से, ऊपर वाले की दया से ये सब कुछ मुमकिन हो पाया। हाँ ठीक है, इसमें कहते हैं कि हर इंसान अपनी मेहनत करता है, उसके साथ वो सफलता असफलता वो सब बात की बात है। मुझे ऐसा लगता है सिर्फ आप अपने नियत साफ रखिए, ऊपर नियति जो बैठी है वो अपने हिसाब से आपको जगह देती रहेगी, स्थान देती रहेगी, और प्यार मिलता रहेगा। बड़े पर्दे पर काम करने का अनुभव, क्योंकि आप थिएटर आर्टिस्ट हैं, और मुझे लगता है कि जो थिएटर आर्टिस्ट होता है वो अपने थिएटर को कभी नहीं छोड़ पाता है। तो आपको क्या लगता है कि बड़े पर्दे में स्थापित होने के बाद भी थिएटर आर्टिस्ट के लिए कोई जगह रहती है नुक्कड़ पर या स्टेज पर? हाँ, बिल्कुल रहती है। बस शर्त इतनी सी है कि आपके अंदर का जो कलाकार है वो जीवित रहे, आपके अंदर अहंकार ना आ जाए। मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि मैं क्रिकेट भी खेलता रहा हूँ, तो मुझे लगता है जो थिएटर है ना, जो आप स्टेज प्ले करते हैं या स्ट्रीट प्ले करते हैं, ये एक टेस्ट मैच की तरह है, जिसमें आपको बहुत सावधानी से एक एक बॉल को, जैसे हम फेस करते हैं, ऐसे एक एक चीज को, क्योंकि आपके पास रीटेक नहीं होते। तो थिएटर में ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि, और यही अच्छी बात भी है कि आपके पास रीटेक नहीं होते, तो जो करना है उसी मोमेंट पे आपको करना है, और वो बहुत अच्छा रहता है। फिर आता है मूवीज का, अगर मैं कहूँ तो वो वनडे मैच है, कि आपको अगर एक इनिंग में नहीं भी चले तो अगली इनिंग है आपके पास, अगला मैच है आपके पास। और फिर जो एडवर्टीजमेंट और ये सब है, ये T20 वाला काम है। वेब सीरीज जो है ये T20 वाला काम है, क्योंकि ये जल्दी जल्दी छपते हैं, चीजें ऑन द स्पॉट हो जाती है, आपके पास स्क्रिप्ट भी नहीं होती। कई मैंने टीवी सीरियल ऐसे किए थे, स्क्रिप्ट भी नहीं है, सर आपको ये टॉपिक है, आप इसमें बोल दीजिएगा, आप इसमें कर दीजिएगा, तो वहां पे आपका अनुभव आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर करते रहना चाहिए एक एक्टर को। हाँ, जब आप एक मीडिया मतलब एक मूवी कर लेते हैं, आप एक उस लेवल पर पहुंच जाते हैं, तो आपको ऑडियंस थिएटर पे बुलानी नहीं पड़ती, अपने आप आ जाती है। बस एक ये फर्क है। एड फिल्म जो होता है वो कुछ चंद सेकंड का काम हाँ जी, होता है, और वो मुझे लगता है कि काफी टिपिकल होता है। तो जब आप एड फिल्म के लिए उतरे थे, क्या सोच के और कितना चैलेंजिंग था आपके लिए कि हम एड फिल्म में अपने आप को कैसे साबित कर पाएंगे? क्योंकि थिएटर पर जो आदमी काम कर रहा होता है वो कम से कम फुल लेंथ प्ले जो होता है वो 1.25 घंटे 1.5 घंटे का रहता है। ऐसे में कुछ सेकंड तक सिमटना एक आर्टिस्ट के लिए कितनी बड़ी चुनौती होती है? देखिए, थिएटर में क्या होता है कि आपके पास ना एक टाइम होता है, 2 महीने 2.5 महीने आप उसी किरदार को जीते हैं।
एड्स में ऐसा होता नहीं है, लेकिन आप अगर थिएटर नहीं कर रहे तो एड्स में भी आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एड सिर्फ 25 सेकंड 30 सेकंड ऐसी ही जाती है, और जिसमें आपका किरदार मुश्किल से 10 सेकंड दिखेगा, बाकी सारा टाइम प्रोडक्ट को जाता है। तो आपको अगर बिल्कुल उस पे पिन पे बिल्कुल आपको बुलजाय मारना है तो आपको थिएटर करना पड़ेगा, और थिएटर से आप सीखोगे। बहुत इम्प्रोवाइजेशन हमारी एक्सरसाइजेज होती है, बहुत सारी ऑन द स्पॉट चीज़ें बदलती हैं, ये थिएटर में कराया जाता है, ये एक एक्सरसाइज होती है। और मुझे लगता है इसी वजह से एडवर्टीजमेंट में जो एक्टर्स लिए जाते हैं वो बहुत चुनिंदा लिए जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो बहुत टफ होता है। अगर आप ऑडिशंस देखेंगे इन सब का, तो मूवीज में ऑडिशन जो होता है वो नॉर्मल आराम से होता है, लेकिन जब आप ऐड के लेंगे ना तो जल्दी जल्दी होता है, और बहुत सारे लोग होते हैं, कम से कम 100-150 लोग ऑडिशन के लिए आते हैं, तब जाके उसमें से एक बंदा सिलेक्ट होता है या एक लड़की सिलेक्ट होती है। तो बहुत टफ होता है एड्स का, क्योंकि आप उनको एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन चाहिए होता है, एक पर्टिकुलर डायलॉग डिलीवरी चाहिए होती है। बहुत बार ये देखा गया है कि जो एड फिल्म्स करते हैं वो आर्टिस्ट सिर्फ एड फिल्म तक सीमित रह जाते हैं, उनको एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। क्या कारण रहते हैं कि उनको फिल्मों का या सीरियल्स का या अन्य जगह उनको एक्सपोजर नहीं मिल पाता, वो सिर्फ एड फिल्म तक ही सीमित रह जाते हैं? मेरे नोन में तो खैर ऐसा कोई है नहीं, लेकिन आपने अगर ये सवाल किया है तो मैं शायद इसका आंसर ये दे सकता हूँ कि जब आप एड्स करते हैं तो आपके सिर्फ एक्सप्रेशन और आपके डायलॉग डिलीवरी पे काम होता है, वो भी चंद सेकंड्स के लिए। लेकिन जब आप मूवीज में जाते हैं तब आपका एक अलग सा किरदार होता है, जो आपको पूरा 0 से लेके पूरा आगे तक लेके जाना है, 100 तक। तो वो जो आपको पूरी मूवी संभालनी है या अपने पूरा किरदार का आपको ग्राफ बनाना है, वो शायद एक्टर्स नहीं बना पाते होंगे, इसीलिए शायद उनको काम नहीं मिलता। लेकिन मेरे नोन में ऐसा कोई भी नहीं है। जिसने भी टीवी एड्स किए हैं, कमर्शियल्स किए हैं, उनको अच्छा काम मिला है, अगर आप लगे रहे हैं साफ नीयत से। तो आपके चर्चित एड कौन कौन से रहे? मेरा MDH मसाला रहा, उसके बाद माइक्रोटेक इन्वर्टर रहा। अभी एक रिसेंटली 1-1.5 साल हो गया, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं अभी कोई ऐड कर नहीं सकता, मूवीज कर रहा हूँ। तो उस ऐड में वो ऐड का जो प्रोडक्ट था उसका था इन्फिनिक्स मोबाइल, तो वो बहुत अच्छी रही थी, उसका बहुत अच्छा रिव्यू मिला था मुझे। फिल्में और धारावाहिक की सीरीज क्या रहेगी आपकी? अभी एक मैं मूवी करने जा रहा हूँ जिसका मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता, और वो मुंबई की टीम है जो जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, और जो ये शूट होने वाला है ये आउट ऑफ इंडिया होने वाला है, और ये रोमांटिक कॉमेडी मूवी रहेगी। कौन इसके निर्देशक डायरेक्टर कौन रहेंगे? खुलासा कर पाएंगे? अभी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अभी नहीं कर सकता मैं। सीरियल्स कौन कौन से आपके? हाँ, मैंने सीरियल्स किए हैं। सबसे पहले मैंने किया था सनसनी, चैन से सोना है तो जागते रहिए, वो किया था। उसके बाद शुरुआत हुई थी मेरी मुंबई में दी और बाती हम, जोधा अकबर, पवित्र रिश्ता, ये है मोहब्बतें, क्राइम पेट्रोल, गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। और एक मुझे बहुत प्रिय था जो रीजनल चैनल के लिए हुआ था, महावीरा चैनल था एक, उसके लिए हुआ था। महावीर जैन जी का मैंने रोल प्ले किया था, जिसका नाम था अंजन बना निरंजन। जामिया से आपका गहरा नाता रहा है। हाँ जी। तो जामिया के संदर्भ में क्या कहेंगे, क्योंकि पिछले दिनों जामिया को लेकर काफी सारे विवाद रहे हैं और बड़ी हाईलाइट रहे। जामिया और जेएनयू दोनों यूनिवर्सिटियां बहुत विवादित रही हैं, तो क्या कहेंगे, क्योंकि उसमें आपने अपना जीवन गुजारा है? हाँ, मैंने अपना थिएटर उसमें किया है। अपना थिएटर का जो मैंने सीखा है, जो थिएटर का जो मेरा समय रहा है, वो मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से किया है, और मैंने 2 साल वहाँ पर सीखा है, और मुझे बहुत अच्छा मेरा अनुभव रहा। उर्दू ज़ुबान पर जो पकड़ रहनी चाहिए, जो तलफ़्फ़ुज़ जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। पर्टिकुलरली अगर आप मेरी ही बात करोगे तो मुझे तो बहुत मज़ा आया, और जामिया से बहुत अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। विवादित तो खैर हर यूनिवर्सिटी कभी ना कभी आई ही जाती है, क्योंकि स्टूडेंट में बहुत ऊर्जा होती है। अब उसको आप कौन सी दिशा देते हो, पॉजिटिव देते हो, नेगेटिव देते हो, ये उनके ऊपर है। जो लीडर्स हैं वो उनको कैसे उनको संभालते हैं स्टूडेंट्स को, वो उनके ऊपर है। लेकिन मज़ा बहुत आया मुझे जाने मेरा में। आखिरी सवाल है, उसके बाद बाकी सब आपसे सवाल पूछेंगे। मैं ये जानना चाहूंगा कि जो आपने रंगमंच पर थिएटर किया है, कुछ विशेष जो नाटक एक रंगमंच का जो आर्टिस्ट होता है उसकी ख्वाहिश रहती है कि ये नाटक मैं करूं, जैसे अंधा युग धर्मवीर, हाँ जी, अरे या तमाम सारे और बहुत सारे प्ले हैं जिन्हें लाहौर नहीं देखा। हाँ, वो जमिया ही नहीं। ऐसे बहुत सारे प्ले हैं, तो आपने कौन कौन से प्ले किए हैं रंगमंच पर, और किसकी ख्वाहिश बाकी रह गई कि यार मुझे रंगमंच पर मौका मिले दोबारा तो ये जरूर मैं नाटक करना? मैंने सबसे पहले जो किया था वो किया था बांझ, जो JNU में हुआ था, और उसके बाद मैंने किया था कफन, मुंशी प्रेमचंद जी का, जो बहुत वो है लोकप्रिय है। मैंने रश्मि रथी किया है, और उसमें कृष्ण चेतावनी मुझे बहुत अच्छी लगती है जो मैंने किया था। क्योंकि ये बहुत समय बीत गया है तो मुझे भी रिकॉल करने में टाइम लग रहा है। एक जो मैं पर्सनली जो मैं करना चाहता हूँ वो है कोर्ट मार्शल।
वो बहुत अच्छा मुझे लगता है किरदार। वो जिस तरीके से लिखा गया है, जिस तरीके से हुआ है, वो जो बनाया गया है, वो आज के टाइम पे बिल्कुल परफेक्ट बैठता है जो सिचुएशन है। और ये मुझे लगता है आने वाले और 50 सालों तक ऐसी सिचुएशन रहेगी और उठती रहेगी। तो ये कोर्ट मार्शल एक प्ले ऐसा है जो मैं करना चाहूँगा और बार-बार करना चाहूँगा। एक चीज और पूछ लेता हाँ हूँ, जी। इजाजत है? जी जी सिर्फ एक कलाकार का अपना एक सोशल परफेक्शन रहता है और ये माना जाता है कि कलाकार जो है, चाहे वो फिल्मी दुनिया का कलाकार हो या छोटे पर्दे का कलाकार हो या फिर मंच का कलाकार हो, उसके सामाजिक सरोकार बहुत गहरे होते हैं। हाँ जी। लेकिन आज की जो दौड़ती भागती फिल्म इंडस्ट्रीज है, तो कहीं ना कहीं उसकी सोशल चीजें जो है वो कलाकारों से गायब होती चली जा रही है। नहीं करते हैं लोग, लेकिन आज की डेट में क्या हो गया, अब दो तरीके का ना वर्ग हो गए हैं। एक वो जो दिखावा ज्यादा कर रहे हैं और जो काम करते हैं, बताते हैं हर जगह हमने ये काम किया, वो काम किया। जैसे एक कंबल भी अगर कोई डोनेट करता है तो 6 लोग खड़े हैं उसके पीछे, तो ऐसा होता है। और एक होता है जो चुपके अपना काम करते रहते हैं, जिनको वो बताते भी नहीं है, जिक्र भी नहीं करते और ना वो चाहते हैं कि कहीं पर वो जिक्र आए। क्योंकि फिर हमारे यहाँ पे ना एक बहुत ऐसा रहता है कि कोई भी अच्छा काम करता है ना, हम उसको भगवान का दर्जा या देवता का दर्जा देने लगते हैं और फिर हम इस चीज से पीछे हट जाते हैं कि अरे वो तो बड़े लोग हैं, वो तो देवता लोग हैं, वो कर लेंगे, हम नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि सबका अपना अपना तरीका है और अपना अपना जीने का तरीका है। वो हर हिसाब से जो एक्टर जिसमें कंफर्टेबल है वो वैसा जी रहा है। सर, जैसे बात करें नए कलाकार से, नए बच्चे अभी इस लाइन में आ रहे हैं फील्ड में, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? एक्चुअली क्या हो गया है, लोग रील्स बनाकर या किसी और गाने की लिपसिंग करके अपने आप को एक्टर मान रहे हैं या सेलिब्रिटी मानने लग गए हैं। ठीक है, वो एक अलग दौर है अभी, उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप ना सिर्फ उसी चीज में, उसी दायरे में मत रहो। कुएं का मेंढक नहीं बनना चाहिए। हमें अगर तालाब में जाना है, समुंदर में जाना है, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले के टाइम पे ऐसा बोल दिया जाता था कि यार ये पढ़ता लिखता है नहीं, तो इसको, ये तो भांड बनेगा और ये एक्टर बनेगा। मुझे पहले का टाइम का नहीं मालूम, लेकिन जिस दौर से मैं जुड़ा और इस लाइन में मैं आया, तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि आपको अपनी भाषा, अपने शब्दों पर बहुत काम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा और बड़े बड़े राइटर्स, बड़े बड़े नॉवलिस्ट जो रहे हैं, जो आर्टिकल्स देते हैं या जो वक्ता रहे हैं, उनको आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कई शब्दों को आपको सही से चयन करना पड़ेगा और यही लर्निंग प्रोसेस है। तो आप अच्छे से सीख कर आइए, क्योंकि आप इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, उसके लिए भी पढ़ाई करते हैं। ऐसे ही एक्टर बनना चाहते हैं आप, तो आप उसके लिए भी पढ़ाई कीजिए। तो पढ़कर आइए। जी धन्यवाद सर, आपने समय दिया और इतनी अच्छी बातें और इतनी चीजें आपने बताई दर्शकों को। ठीक है, मतलब क्योंकि वो सस्पेंस थ्रिलर है तो मुझे बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा कि ऐसा कुछ ना निकल जाए जो उसमें था। लेकिन एक डायलॉग है जो मुझे बहुत पसंद है और जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया। उसका डायलॉग ऐसा था, बख्शी थ्रिल करने का समय आ गया है। तो ये ऐसा था कि उसको पता चल जाता है, जो इंस्पेक्टर है जो तफ्तीश कर रहा है, तो उसका एक ये सीन था कि उसको अब ये पता चल गया कि उसने चोर को पकड़ लिया। लेकिन वो ऐसा पुलिस वाला है जो हाथ पैर नहीं चलाता, वो सिर्फ दिमाग से अपने सारे केस सॉल्व करता है, जिसके केसेस नए पुलिस वालों को सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं। तो वो जब केस सॉल्व करने के पास आ जाता है, तो उसका जो हेड कांस्टेबल है वो उससे क्वेश्चन पूछता है, सर आप बड़े खुश हो अब, तो क्या है? तब वो ये डायलॉग बोलता है, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, बख्शी थ्रिल करने का समय आ गया है। तो ऐसा था। एक चीज मैं और जानना बड़े पर्दे पे नहीं ऐसे बहुत कम सक्सेस पर्सनालिटीज हैं बड़े पर्दे पे दिखते हैं। शाहरुख खान जी एक मूवी से और हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे वो बड़े पर्दे। तो ऐसे एज अ बॉय और एज अ गर्ल क्या डिफरेंस है, क्या कंपटीशन गर्ल्स को फाइट करना होता है एक एड मूवी से और उससे बड़े पर्दे पे? बेसिकली तो कंपटीशन दोनों का अपने आप से ही है कि भैया मुझे क्या चाहिए। आज की डेट में ना जो मुझे समझ में आता है वो ये चीज़ समझ में आती है कि एक्सपोजर बहुत है, ठीक है, और हम क्रिएटिविटी के नाम पे ना बहुत गलत काम भी कर रहे हैं कि भैया ये तो स्टोरी की डिमांड है, तो मतलब ऐसे वैसे सीन्स देने चाहिए, इससे जल्दी आप हिट हो जाएंगे और ऐसा काम कर लेंगे। एड्स में सबसे मुश्किल होता है काम लेना, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मूवीज और वेब सीरीज में काम मिल जाता है, आपको छोटा एक कैरेक्टर मिल जाएगा, वो ले जाएगा। लेकिन एड में आपके पास 25 या 30 सेकंड होते हैं, तो उसमें जो प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं उनमें आपको ऑडिशन को क्लियर करने में बहुत टाइम लगता है। और ऑडिशन की जो मारामारी है, जिसमें भीड़ ज़्यादा आती है, वो सबसे ज़्यादा एड्स में ही आती है। अगर आप देखेंगे कोई एड का ऑडिशन चल रहा है, क्योंकि
जो भी प्रोडक्ट बिक रहा है वो उन्हीं के चेहरे पर बिकेगा, वो जो बात कहेंगे उन्हीं के, और वो उनका कन्विंसिंगली उन्होंने वो बात नहीं कही, वो एक्ट नहीं किया, तो उनको काम नहीं मिलेगा आगे और उनको कोई लेगा भी नहीं। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। और लड़का लड़की में जो फ़र्क है वो मेरे ख्याल से लड़कियों के ज़्यादा प्रोडक्ट हैं और मार्केट में उन्हीं के ज़्यादा आते हैं, तो उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है लड़कों से। और लड़कों के प्रोडक्ट में भी लड़कियां ही हाँ, लड़कियां ही आती है। बेचना है अगर तो हाँ, लड़कियां आती है, हाँ लड़कियां आती है, लड़कियां लड़ रही हैं उससे और फिर वो आ रहे हैं। चाहे लड़कों के आप अंडरगारमेंट्स देख लीजिए, चाहे आप लड़कों के दूसरे और बाकी प्रोडक्ट्स देख लीजिए, सब में लड़कियां ही। सही। हाँ, एक आखिरी सवाल, मेरा बातचीत करने का तो बहुत मन है आपसे, लेकिन समय भी सीमित। फिल्में बहुत आ रही, हाँ जी, संसाधन भी बहुत हो गए, माहौल भी बहुत सुगम हो गया, लेकिन टिक नहीं पाती। और वो जो हमको आज के कलाकार को भी पुरानी फिल्म देखनी होती है अपने आप को स्टैंड करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, तो कोई भी फिल्म कालजयी नहीं बन पा रही है। हाँ जी, मतलब उसकी डेप्थ नहीं हो रही, गहराई नहीं हो रही, मैसेज नहीं जाता। आखिर क्या कारण है कि कोई भी फिल्म आती है और आने के साथ साथ एक हफ्ता भी नहीं बॉक्स ऑफिस पे टिकती है और फिर खत्म। देखिए, साल में सिर्फ 52 शुक्रवार है, ठीक है, और फिल्में आती हैं मेरे ख्याल से, अगर हम सिर्फ हिंदी फिल्मों की बात करें तो 150 से 175 या 200 तक जाती है। अब आप देखिए कि कितने शुक्रवार पे कितनी मूवी रिलीज होगी, और उसी शुक्रवार पे आपकी और मूवीज भी आ रही हैं जो दूसरी लैंग्वेजेस की है। पंजाबी है, बहुत अच्छी इंडस्ट्री उठी है अभी पंजाबी की, पंजाब इंडस्ट्री। गुजरात मूवीज बहुत अच्छी आ रही हैं, गुजराती मूवीज जो है, मराठी में बहुत अच्छा आ रहा है। तो आपके पास इतनी सारी मूवीज, और फ्राइडे कितना है, एक ही है हफ्ते का, तो आप जब रिलीज कर रहे हैं तो आपका ऑलरेडी कंपटीशन होता है ना। और लोग अब आज की डेट में हॉल में नहीं जा रहे, तो हॉल भी सीमित ही है, लिमिटेड हॉल है, तो आपके पास शो टाइमिंग तो वैसे ही कम रहेगी। तो जो मूवीज भी आती हैं वो कुछ टाइम के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ जाती है, तो वो ज्यादा देर तो वैसे ही नहीं रहेगी, क्योंकि पब्लिक वेट करते हैं कि भाई ओटीटी पे आ जाए, हम मेट्रो में चलते हुए देख ले, हम घर पे आराम से बैठ के आधी मूवी अभी देख ले, आधी मूवी बाद में देख लेंगे। लेकिन मैं पर्सनली ये कहूंगा कि जो मजा हॉल पर आता है ना देखने में, हॉल में जो हम देखते हैं इतने बड़े 75 mm पे जो हम देखते हैं मूवी, क्योंकि हम वही देखकर बड़े हुए हैं, तो उसका मजा एक बिल्कुल ही अलग है। और अच्छी मूवीज अभी भी आ रही है, मैं मना नहीं करूंगा। अभी आप रिसेंटली में देखेंगे तो 12th फेल है, आप देखेंगे तो कांतारा है, जो अच्छी मूवीज है। मैं जिनसे सबसे ज्यादा इंस्पायर हुआ वो दृश्यम मूवी है, जिससे मिलती जुलती हमारी मूवी को कंपेयर किया गया, ओहाम को, जो अब फिल्म फेयर में नॉमिनेट हुई है। तो मुझे तो लगता है अच्छी मूवीज बन रही है। बस हाँ ये है कि एक श्याम बेनेगल जी थे, उन्होंने एक बात बोली थी कि अभी भी हमारी जो ऑडियंस है वो उतनी एजुकेटेड नहीं है। उन्होंने जब अपनी मूवीज बनाई थी तब उन्होंने यही बात बोली थी, और मुझे लगता है अभी भी ऐसा है। लेकिन जो अब ऑडियंस है ना वो बड़ी रियलिस्टिक मूवीज देखना चाहती है। तो मेरा सवाल लेकिन ये था ना सर कि जैसे बलराज साहनी, हाँ जी, हाँ जी, आज का कलाकार भी ना बलराज साहनी को बिल्कुल देखेगा, उन्होंने काम ही ऐसा किया। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आज की जो फिल्म है वो स्टैंड नहीं कर रही। हाँ जी, उससे आदमी सीखने के लेवल पे कहिए, ठीक है, पब्लिक हाँ को जी, जरूरत है, मार्केट के हिसाब से जरूरत है, तो फिल्म आ हाँ रही जी, है, हाँ जी, पर्दे पे आ रही है, बिल्कुल, सब कुछ हाँ है, जी, कारोबार भी हो रहा है, लेकिन वो फिल्म आने वाले कुछ सालों तक टिकी रहेगी, लोगों के मन मस्तिष्क पे रहेगी, ऐसा नहीं हो पा रहा जो पुरानी फिल्मों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारी फिल्में पुरानी आपको याद होंगी, नई फिल्में याद नहीं होगी। मैं आपसे हाँ जी, कहूंगा हाँ जी, कि 2 साल की फिल्म हाँ जी, नहीं बता पाएंगे। नहीं मैं बता दूंगा, मुझे तो शौक है। हाँ जी, नहीं जो आप कह रहे हो मैं समझ रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता था पहले ना, 3-3 4-4 साल में मूवी बनती थी, उसकी एक एक स्क्रिप्ट, उसका एक एक सीन डिजाइन होता था कि मेरा अगर हीरो वहां से चलता हुआ आ रहा है तो डायरेक्टर डिजाइन करता था। आप पाकीज़ा मूवी देखिए, मुगले आजम देखिए, वो कितने सालों में बनी है। अभी क्या कॉर्पोरेट आ गया है, पहले कॉर्पोरेट नहीं था, अब कॉर्पोरेट आता है, वो कहता है यार मैं 1.5 साल में एक मूवी बनाऊंगा, उसके बाद पैसा आएगा, अगली मूवी में लगा दूंगा। आज पहले क्या होते थे, पहले के लोग अगर आप देखो तो स्टार का दौर खत्म हो चुका है। अब सिर्फ एक्टर आते हैं, स्टार नहीं आते जिनके लिए मारा मारी हो। आप देखिए शाहरुख खान मेरे हिसाब से लास्ट स्टार है, इसके बाद मुझे नहीं लगता कोई स्टार है, सब एक्टर्स हैं। जो भी लोग आते हैं वो उनको लोग देखते हैं और वो चले जाते हैं। लेकिन ऐसा अभी तक काम कर रहे हैं। हाँ जी, अमिताभ तो अभी वो तो लेजेंड है, वो तो लेजेंड है, उनके बारे में क्या ही कहें, उनको देखकर ही हम इंडस्ट्री में आए हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं वो मूवीज अभी भी बनती है, पर वो है ही नहीं, वो क्रेज ही नहीं है लोगों में वो एक्टर को लेके। पहले जब मूवी आती थी, दिलीप साहब की मूवी आती थी, मुझे याद है मैं छोटा था, खलनायक मूवी आई थी, संजय दत्त के लोग फैन थे, लाठीचार्ज हो रहा था फिल्मिस्तान दिल्ली में, और मैं डीटीसी बस में जा रहा था मम्मी पापा के साथ, और मैंने देखा लाठीचार्ज, मैंने फर्स्ट टाइम लाठीचार्ज देखा मूवी के बाहर। ब्लैक में टिकट बिक रही है, लोग लंबे बाल करके वही ब्लैक और व्हाइट कोट पहन के वो जा रहे हैं मूवी देखने।
आज की डेट में कहाँ है ऐसा क्रेज, वो क्रेज ही नहीं है। तो फिल्मों को रोकने के लिए लाठीचार्ज हाँ अब तो हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। साथ में अब आप देख रहे हैं पूनम झावर जी है जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस है और एक नेकदिल इंसान है। आइए बात करते हैं इनसे और कमल केसरी के बारे में क्या मैसेज देती है। पूनम जी सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। जी क्या कहना चाहेंगे आज जो कमल केसरी ने इंटरनेशनल आइकन अवार्ड रखा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज इसके बारे में? मैं पहली बार कुमार केसरी जी का ये जो इंटरनेशनल देवभूमि आइकन अवार्ड देख रही हूँ। मुझे लग रहा है कि बहुत ही सिंप्लिसिटी में उन्होंने लोगों को फेलिसिटेट किया है और मतलब कहते थे कि बहुत लाग लपेट में, लेकिन जो चीजें की है वो ठीक तरीके से की है और एक अच्छा लोगों में मैसेज आया कि आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो नाम आना वाला आपका कहीं ना कहीं। तो आप मेरा उनको बहुत बहुत बधाई है कि हर वक्त इससे बड़े बड़े वो करते चले जाएं। अच्छा मैम, जैसे बात की जाए आपके करियर की, जो कि आपके फेमस गाने रहे हैं, कुछ फिल्में रही हैं, जो कि गाने सुन सुन के हम बड़े हुए हैं, कहना हम भी उनके वैसे बारे में क्या कहना चाहेंगे, उन गानों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो आज भी लोग उसे बहुत चाव से गुनगुनाते हैं गानों को, चुनिंदा गाने? देखिए मेरा सबसे फेमस गाना तो ना कुछ लेकिन हार ही है और वो आज मुझे लगता है एक नेशनल एंथम बन गया है क्योंकि सब उसको प्यार करते हैं और हर आदमी अपनी वाइफ के लिए या गर्लफ्रेंड के लिए किसी के लिए भी गाना चाहता है। और वैसे बता दो कि जब आप छोटे थे हम भी छोटे ही थे तो मुझे अच्छा लगता है कि लोग मुझे आज देखिए हर एक की 100 फिल्में भी हो जाए लेकिन एक चीज ऐसी होती है जिसको लोग पहचानते हैं। जैसे रवीना जी आती है 50 फिल्में की हैं लेकिन जब वो आती हैं तो मस्त मस्त ही बजता है। तो हम जब आते हैं तो ना कजरे की धार ही बजता है, तो एक चीज फेमस हो जाती है एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट कि वो सॉन्ग मेरे ऊपर हुआ। अच्छा मैम, जैसे कि हमारे चैनल है पी न्यूज़ है, KFT न्यूज़ है और न्यूज़ टाइम्स वगैरह है, क्या मैसेज हमारे चैनलों के द्वारा आप दर्शकों को देना चाहेंगी आज जो आपके फैंस और हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं? पी न्यूज़ किस एरिया के न्यूज चैनल है? पी न्यूज़ पी न्यूज सबसे लेकर मैं तो वैसे सब न्यूज चैनल को एक साथ ये बोलना चाहूंगी कि आप अच्छी खबरें दिखाएं, सच्ची खबरें दिखाएं, लेकिन साथ साथ में जो धरातल से जुड़ी हुई चीजें वो भी जरूर दिखाएं, क्योंकि क्या होता है कि बहुत समय हमें कई बार असल न्यूज नहीं मिलती या सही लोगों को न्याय नहीं मिलता है। तो मेरे ख्याल से अगर आप लोग ये बेड़ा उठा लें क्योंकि आप लोगों में दम है किसी को न्याय दिलाने का, तो उसके लिए आप जरूर काम करें। जी मैम, मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा जो पी न्यूज़ चैनल है जी ये हमेशा कलाकारों के लिए ही समर्पित रहा है, ये कोई पॉलिटिक्स न्यूज़ नहीं दिखाता है। अच्छा ओके, स्पेशल पी न्यूज़ इसीलिए मैंने तो आपको पी न्यूज वर्सेस पूनम झावर यस पीपी। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक कोई न्यूज चैनल तो ऐसा है जो सिर्फ हमें हमारी फिल्म लाइफ को डेडिकेटेड है, क्योंकि आजकल तो सारे चैनल में आप देखेंगे कि पॉलिटिक्स के अलावा, पॉलिटिशियंस के अलावा, इवन आजकल तो पहले हम लोगों को मौका मिलता था कि हम जब इलेक्शन रैलीज होती थी तो बहुत सारे आर्टिस्ट हम लोग जाते थे, हम वेट करते थे कि कब इलेक्शन रैली आएंगे तो हमें हमारी को कमाई मिलेगी, पब्लिसिटी मिलेगी, लेकिन अब वो नहीं होता है। तो आई रियली वांट टू नो, आई लव पी न्यूज चैनल बिकॉज वहाँ पे हम हैं, इंडस्ट्री वाले हैं। थैंक यू सो मच पूनम जी, आप ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग और अपने अभिनय से सभी का क्या ना पहले की तरह ऐसे ही मन मोहती रहे और हमेशा ऐसी ब्लेसिंग दे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। साथियों, मेरे साथ में आज के एक और सेलिब्रिटी गेस्ट हैं जो कि क्या ना किसी परिचय की मोहताज नहीं है मैम, और आज कुमाऊं केसरी प्रेजेंट इंटरनेशनल देवभूमि अवार्ड आइकॉन 2024 में पहुंची है। क्या मैसेज ये देशवासियों को और हमें देती है, बात करते हैं। मैम स्वागत है पहले तो आपका। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे आज के? मैं क्या कहना चाहूँगी, कुमाऊं केसरी प्रदीप जी उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया है और आज हमें कुमाऊनी कल्चर से बहुत ज़्यादा रूबरू कराया गया। आज अभी यहाँ पे गाने भी हुए, उनके डांसेस भी हुए। मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि हम डिफरेंट कल्चर्स को अपने अंदर अगर समागम करेंगे, जैसे इंडिया इज़ अ वर्सेटाइल कंट्री विद मैनी 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 कल्चर्स टुगेदर, एक नई चीज़ हमें देखने को मिली क्योंकि हम नॉर्थ में बैठे हैं और हमें ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलती। सो उनको बहुत बहुत बधाई प्रदीप जी को, नेपाल से लोग आए हैं, सब आए हैं और इतना अच्छा कल्चरल इवेंट वो ऑर्गेनाइज करा हुआ है एंड थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, जैसे कि नए बच्चे हैं वो आपको देख रही हैं, जी नए नए मॉडल्स आ रहे हैं आज की डेट में, उन्हें क्या ऐसा मैसेज देंगे जो उनकी कलाकारी में और निखार है? क्या गुरु मंत्र उन्हें ऐसा देना चाहेंगी आप? देखिए, जब तक सोना आग में तपता नहीं है, जब तक कोयले को अच्छे से नहीं हम उसको खदान में से हम उसको तराशेंगे, ख़त्म करेंगे, तब तक हीरा नहीं निकलेगा।
इसलिए अगर हम ये सोचें कि हम आज पैदा हुए हैं और हम आज ही कुछ बन जाएंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है, किस्मत से आगे किसी की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन अपनी मेहनत, अपने अपने आप को रोज़ निखारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सभी जने अपने आप में कलाकार है। जिस दिन हम पैदा होते हैं उसी दिन हम एक कलाकारी के साथ ही पैदा होते हैं और सारे दिन हम एक कैरेक्टर जी रहे होते हैं। तो बस मेरा यही है कि हम सबके अंदर प्रतिभा है, बट उसको निखारते रहिए एंड अपॉर्चुनिटीज कभी भी आ सकती है। जी मैम, हमारे चैनलों को क्या ब्लेसिंग देगी आज की न्यूज़ और हमारे समाज चैनलों को? जी, मेरे सामने आप 4 माइक लेके खड़े हुए हैं, तो यही एक सबसे बड़ा ब्लेसिंग है कि आप लोग और बढ़े। ये 4 की जगह आपके हाथ में 7 माइक होने चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अच्छी न्यूज़, प्रोत्साहन देने वाली न्यूज़ और लोगों को प्रेरित करने वाली न्यूज़ आप लोग दिखाएं, क्योंकि बाकी तो सारे न्यूज़ चैनल भरे हुए हैं हर चीज़ से, बट आप लोग ऐसी चीज़ दिखाएं जो हमें एज इंडिविजुअल हमें ग्रो करने का मौका दे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम Thank you. आने के लिए और हमें समय देने के लिए। जी, थैंक यू सो मच। साथियों, मेरे साथ में एक और एक्ट्रेस हैं, ये बात करते हैं इनसे और कुमाऊं केसरी के लिए क्या मैसेज आज ये देती हैं, जानेंगे इनसे। मैम स्वागत है पहले आपका। जी शुक्रिया। मुझे प्रदीप जी ने बुलाया, इतने प्यार से बुलाया और मुझे आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे इतने लोग यहाँ आज मौजूद हैं, इतने प्रतिभाशाली लोग, इतने गिफ्टेड लोग आज यहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ आके मैं अपनी खुशनसीबी समझती हूँ कि उन्होंने बुलाया और मैं यहाँ आई। आज बहुत ही मुद्दों पे बात की गई, नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट पे। हमारे भारतीय कल्चर पे बात की गई। इतनी डांस परफॉर्मेंसेस हुई, सिंगिंग परफॉर्मेंसेस हुई, सब ने अपनी प्रतिभा दिखाई और इन सब से इतना कुछ सीखने को मिलता है। इनके इतने एक्सपीरियंस से, इतने हार्ड वर्क से ये सीखने को मिलता है कि हम एक दिन में माहिर नहीं बन जाते। हम कोई भी कला चुनते हैं, हम कोई भी एक आर्ट चुनते हैं अपने जीवन में, किसी भी फील्ड में हम एक दिन में माहिर नहीं बन जाते। अगर हमें सूरज की तरह चमकना है तो उसकी तरह हमें तपना भी पड़ेगा। तो सभी आज उतना तप के यहाँ पर पहुँचे हैं, सभी ने उतनी मेहनत करी है, सभी अपनी फील्ड में बहुत ही एक अच्छे मुकाम पर आज पहुँच चुके हैं। तो वो हमें मोटिवेट करता है और अपने जीवन में एक इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। एवरी डे वी लर्न a new thing and it just becomes a part of our personality and वो ही हमें आगे ज़िंदगी में नए नए मुकामों पर पहुंचाता चला जाता है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाया और इतना ही मुझे इतने भारतीय कल्चर जो कि हम नेपाली कल्चर, हम वहाँ नहीं जाते हैं। हम जाते हैं तो बड़े बड़े हम फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ पे उनके कल्चर को हम अपनाने लगे हैं, जो कि गलत नहीं है। हम आज मॉडर्नाइज हो रहे हैं तो नए नए कल्चर को अपनाना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन हम अपने रूट्स से बिछड़ते जा रहे हैं, हम अपने रूट से अलग होते जा रहे हैं। तो अपने रूट से जुड़े रहना उतना ही ज़रूरी है। वो आज यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा और ये जानने को मिला। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम समय देने के लिए और थैंक यू सो मच। जी साथियों, मेरे साथ में अब आप देख रहे हैं उत्कर्ष जी हैं, जो कि यूपी से हैं, जिन्होंने कि उत्कर्ष की कलम से ये बुक लिखी है। आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं क्या मैसेज ये आज देना चाहेंगे देशवासियों को इस बुक के द्वारा। सर स्वागत है आपका। थैंक यू सर। जी क्या कहना चाहेंगे सर आज? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बुक्स आप लोग अमेज़ॉन से लें और इस बुक को आगे से आगे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें और इसको पढ़ें। इसमें आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें जानने को मिलेंगी और सीखने को मिलेंगी जो शायद आपकी ज़िंदगी देश के लिए बदल दें। अच्छा सर, जैसे कि ये बात करें कुमाऊं केसरी की जी, जिसने कि आज ये इतना इंटरनेशनल देवभूमि अवार्ड शो रखा है जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस देवभूमि से नोएडा की? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप देश के लिए हमेशा समर्पित रहें और अपने माँ बाप को सबसे ऊपर रखें। आप जो कुछ भी करना चाहें सबसे पहले आप देश के लिए करें और अपने माँ बाप के लिए करें, बाकी आप किसी और को बाद में चुनें। जी ये तो ज़रूरी है। चलिए सर, हम भी चाहेंगे आपकी ये उत्कर्ष की कलम से बुक बहुत ज़्यादा फेमस हो और जिस तरीके से बुकें क्या ना लॉन्च होने के बाद धड़ल्ले से बिकती हैं, वैसे ही ये बुकें मैं चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा इसका थोड़ा फोकस दिखाए जिससे कि सर की बुक लोग ले सकें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मोहब्बत दें, अपना प्यार दें। धन्यवाद सर। थैंक यू।